हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये वीडियो दोस्तों एसएससी जीडी के बच्चे और एसएससी एमटीएस के बच्चे हैं जिनका 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी जीडी की डेट दोस्तों आ गई है, 16 नवंबर से एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। और मैंने दोस्तों आपके लिए एक संकल्प लिया है कि 25/25 आपके नंबर एसएससी जीडी में जो आपके जीएस है, जनरल स्टडीज़, उसमें लाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से दोस्तों हम एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के बच्चों के लिए डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें 20 से लेके 25 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे। आप जानते हैं हमारे चैनल पर जीएस के सेक्शन को कवर किया जाता है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी जीडी और एमटीएस का जो जीएस का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं पहले कई बार एसएससी सीएचएसएल वगैरह में और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी आ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों लो लेवल का नहीं होगा, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और वीडियो एकदम हाई प्रोफाइल की है, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी, इसके क्वेश्चन करते ही आपको पसंद आ जाएगी। लास्ट में दोस्तों आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेंड करे और कितने सही थे। ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना प्लस ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको केवल 5 सेकंड मिलेंगे। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 1954, 1955 और 1956 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी, 1955। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया था। ठीक है, जीबी खेर नामक एक व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों इस राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। जीबी खेर, ठीक है दोस्तों, जीबी खेर नामक व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में 1955 को जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और ये जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं पर मिलने वाले आवेश की वजह से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही जो धातु हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी धातुओं के अंदर करंट और हीट जो है वो फ्लो कर सकती है। हम सब जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एक करंट किसी धातु के अंदर जा सकता है और बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। प्रत्येक धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से करंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है या फिर ऊष्मा यानी हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की, जो कि सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर किसने बनवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पृथ्वीराज द्वितीय, भीम प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, भीम प्रथम। भीम प्रथम ने दोस्तों सबसे पहले सोमनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंतिम बार लास्ट टाइम जो है वो सोमनाथ मंदिर बनवाया था। हम सब जानते हैं जो सोमनाथ मंदिर है उस पर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया है, जिसमें से एक महमूद गजनवी भी था। उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और वहां पे लूट करी और लूटपाट करके चला गया। ठीक है, तो उसी में जो है सबसे पहले सोमनाथ मंदिर भीम प्रथम ने बनवाया था और सबसे आखिरी में अब जाके जो बनवाया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 6 बैंकों का, ऑप्शन बी 9 बैंकों का, ऑप्शन सी 14 बैंकों का, ऑप्शन डी 21 बैंकों का। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, जो कि 1969 में किया गया था। ठीक है,
और दूसरे चरण में यानी दूसरी बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और ये 1980 में किया गया था और इस समय भी इंदिरा गांधी की ही सरकार थी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीयकरण शब्द का अर्थ है यहाँ पर जब किसी प्राइवेट चीज को सरकार अपने हाथ में ले लेती है, सरकार उस पर कब्जा कर लेती है, उसका मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। और निजीकरण होता है, निजीकरण का मतलब होता है जब किसी सरकारी चीज किसी प्राइवेट हाथों में चली जाती है उसे निजीकरण कहते हैं, जो कि अभी मोदी कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब जल्दी से बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है किताब उल हिंद किसकी कृति है? वैहाकी की, उतवी की, फिरदौसी की या अल बरूनी की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, अल बरूनी। दोस्तों, किताब उल हिंद जो लिखी है वो अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी दोस्तों महमूद गजनवी के साथ तुर्की से भारत में आया था। जब महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी पर जयपाल पर आक्रमण किया था वो उस समय फेल हो गया था, लेकिन 1001 में उसने जयपाल पर फिर से आक्रमण किया, जो कि पेशावर का शासक था। जयपाल पर 1001 पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और महमूद गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। उसी समय दोस्तों अल बरूनी जो है वो भारत आया था महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, किताब उल हिंद जो कि अल बरूनी ने लिखी थी, लेकिन ये तीनों लेखक दोस्तों ये भी महमूद गजनवी के शासनकाल में ही उसके साथ थे, तो इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। वेहाकी ने दोस्तों जो किताब लिखी थी उसका नाम तारीख ए सुबुक्तगीन था। ठीक है, उतवी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम चचनामा था। ठीक है, जो कि फारसी में लिखी गई थी। उसके बाद फिरदौसी ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था शहनामा। शहनामा किताब दोस्तों ये फिरदौसी ने लिखी थी। तो ये चारों किताब दोस्तों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर बार पूछ लेता है, इन चारों में से कोई ना कोई किताब तो फंसती ही रहती है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इन चारों लेखकों को भी आपको याद रखना है और इनकी जो किताब मैंने आपको बताई वो भी आपको याद रखनी है। जल्दी से बात करेंगे अपने क्वेश्चन 6 की, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है? सबसे पहला है पीयूष ग्रंथि, उसके बाद हाइपोथैलेमस ग्रंथि, उसके बाद पीनियल ग्रंथि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, पीनियल काय ग्रंथि। दोस्तों मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो पीनियल काय ग्रंथि के द्वारा हमारे शरीर से छोड़ा जाता है। पीनियल काय ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। यहाँ तक कि ये तीनों ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और ये पीनियल ग्रंथि, ये तीनों ही हमारे मस्तिष्क में होती है और तीनों ही अलग अलग तरह के हार्मोन देती है। ठीक है, जो पीनियल काय ग्रंथि है वो 2 हार्मोन देती है, सबसे पहला मेलाटोनिन और दूसरा होता है सेरोटोनिन। ठीक है दोस्तों, ये 2 तरह के हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि देती है। मेलाटोनिन हार्मोन का परसेंटेज ज़्यादा होता है इसमें और सेरोटोनिन का इसमें परसेंटेज कम होता है। यानी अगर मैं 100% में से बात करूँ तो 98% जो है मेलाटोनिन होता है और 2% सेरोटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अगर मेलाटोनिन कम हो जाए तो हमें अनिद्रा की बीमारी होती है, इंसोमानिया होता है। ठीक है, अगर मेलाटोनिन ज़्यादा हो जाता है तो हमें दोस्तों बहुत नींद आती है और हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। ठीक है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है मेलाटोनिन हार्मोन के विषय में। बात करेंगे क्वेश्चन 6 की, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? दोस्तों आदिवासियों का कुंभ निम्न में से किसे कहा जाता है ये बताना है। सबसे पहला प्रयागराज संगम को कहा जाता है, देवप्रयाग संगम को कहा जाता है या फिर त्रिवेणी संगम को कहा जाता है। तो जो आदिवासियों का कुंभ है वो त्रिवेणी संगम को कहा जाता है। ठीक है, त्रिवेणी संगम ही आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और ये कहाँ लगता है दोस्तों? ये लगता है आपके बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा दोस्तों जगह है राजस्थान में, वहाँ पर ये जो है ये पड़ता है। और ये संगम दोस्तों 3 नदियों के मिलने पर होता है। कौन कौन सी नदी? सबसे पहला है माही नदी, उसके बाद दोस्तों इसमें सोम नदी जब मिलती है और साथ में जब दोस्तों इसमें जाखम नदी मिलती है तब जाके ये संगम बनता है त्रिवेणी संगम। और इसी को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इसी संगम पे दोस्तों बीच में जो है एक टापू बना हुआ है, उस टापू का नाम है बेणेश्वर टापू। बेणेश्वर टापू दोस्तों इसको कहा जाता है। जो राजस्थान में लोग रहते हैं बांसवाड़ा में उनको ये पता होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन 8 की। हमारी सीरीज का क्वेश्चन 8 कहता है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? पहला सर ऑसबोर्न स्मिथ, दूसरा सीडी देशमुख, तीसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह और चौथा है शक्तिकांता दास। तो जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछे हैं,
पहले गवर्नर ही प्रथम भारतीय गवर्नर, तो वो थे बी सी डी देशमुख। सी डी देशमुख दोस्तों जो है वो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसमें जो नाम लिखा है ये आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे जो कि एक अंग्रेज थे, ठीक है। और सी डी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों ये भी आरबीआई के गवर्नर थे, लेकिन बाद में जाके ये भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और शक्तिकांता दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। 25वें नंबर के जो हैं ये गवर्नर हैं अभी वर्तमान में आरबीआई के। बात करेंगे इसके क्वेश्चन 9 की। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 173? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है वो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करने की शक्ति होती है। दोस्तों किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो व्यक्ति राष्ट्रपति को जो क्षमा याचना का पत्र लिखता है उसमें राष्ट्रपति अपनी मर्जी देता है या नहीं। अगर मर्जी देता है तो व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है मृत्यु दंड से, उसे कोई और दंड दिया जाता है, ठीक है। अगर व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जाता तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास, केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही ये शक्ति है कि वो किसी के भी मृत्यु दंड को जो है वो माफ करवा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 52 क्या कहता है? ये राष्ट्रपति के पद होने की व्याख्या करता है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 85 दोस्तों राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और किसी के पास शक्ति नहीं है, केवल राष्ट्रपति के पास शक्ति है। और अनुच्छेद 123 दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अध्यादेश वो होता है जब 6 महीने से कोई भी सदन ना हुआ हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा दोनों को कहता है कि जल्दी से कोई सदन करवाओ वरना दोनों को चपेट मारूंगा, ठीक है। तो ये कहता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर आपको जो है अनुच्छेद पढ़ने में कोई भी दिक्कत है तो ये जो दोस्तों ऊपर आई बटन में सीरीज आ रही है इस पर आप क्लिक करके, या फिर वीडियो के एंड में मैं पोस्टर लगा दूंगा तो उस पर आप क्लिक कर लेना। मैंने 1 से लेके 395 से अधिक जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे करवाए हैं, एक भी आर्टिकल मिस नहीं करवाया है। एक आध आर्टिकल मिस हुआ होगा लेकिन 1 से लेके 395 तक लगभग पूरे आर्टिकल करवाए हैं, ठीक है। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना। बात करेंगे क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 क्या कहता है? टी लिम्फोसाइट किसका भाग है? टी लिम्फोसाइट दोस्तों रक्त का भाग है क्या, श्वेत रक्त कोशिका का भाग है, या हृदय का भाग है, या इनमें से किसी नहीं? तो दोस्तों टी लिम्फोसाइट जो है वो श्वेत रक्त कोशिका का भाग है, वाइट ब्लड सेल्स का भाग है दोस्तों टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट दोस्तों जो है ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इसी के द्वारा जो है निर्मित होती है। और ये जो है दोस्तों WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स में बनता है ना, और ये इसी का भाग होता है, ठीक है। जल्दी से बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? पनामा नहर किन 2 महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर इनमें से किन महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा बी, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है दोस्तों। जो पैसिफिक ओशियन है उसको अटलांटिक ओशियन से दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है। और ये पनामा नहर वाला क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2020 में आया था, मेरी शिफ्ट में आया था, ठीक है दोस्तों। मेरी ही शिफ्ट में आया था ये पनामा नहर वाला क्वेश्चन और मैंने इसका एकदम राइट आंसर क्लिक किया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस वर्ष अकबर ने गुजरात मिशन किया था? तो दोस्तों अकबर ने जो है वो गुजरात मिशन इनमें से किस तारीख में किया था? तो अकबर ने बी यानी 1572 में जो है वो गुजरात मिशन किया था, ठीक है दोस्तों। 1556 में अकबर ने जो है लड़ाई लड़ी थी जिसको पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि हेमू और अकबर के बीच हुई थी, ठीक है। 1572 में उसने गुजरात मिशन किया था। 1599 में दोस्तों जॉन मिल्डेन हाल जो है वो भारत आया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्डेन हाल, जो कि रानी विक्टोरिया के आदेश से भारत में आया था, ठीक है। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आप दोस्तों क्वेश्चन देख रहे होगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है, ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपना स्कोर लिखना मत भूलना इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कहता है? शिवनाथ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों जो शिवनाथ नदी है वो
महानदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ नदी। ठीक है, जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। एक मनुष्य के आंख लेंस की शक्ति कितनी होती है? 35 डायोप्टर, 45 डायोप्टर, 60 डायोप्टर या फिर अनंत डायोप्टर? इसका राइट आंसर दोस्तों आपको जरूर बताना है, जो कि अभी है इसका राइट आंसर वो है 60 डायोप्टर। यानी एक मनुष्य के आंख के लेंस की शक्ति जो होती है वो 60 डायोप्टर होती है। और आपको ये जान के खुशी होगी, एक डायोप्टर की वैल्यू दोस्तों लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। यानी 1 मीटर जो है दोस्तों 1 डायोप्टर के इक्वल होता है। तो 60 डायोप्टर जो होगा वो 60 मीटर के इक्वल होगा। तो इतनी क्षमता होती है एक आंख के लेंस की। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन 15 की। इसमें क्या है, निम्न में से सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, ट्रीटियम। ट्रीटियम दोस्तों सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व है। नेचर में भी दोस्तों पाया जाने वाला सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व ट्रीटियम है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है और आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 16 क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1745 में, 1860 में, 1905 में या 1947 में? तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता थी वो 1860 में जो है वो लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी आपने सुना होगा, जिसको इंग्लिश में इंडियन पीनल कोड कहा जाता है, जिसमें हमारे कानून के बारे में बताया गया है। और आईपीसी की भी सीरीज दोस्तों हमने शुरू कर रखी है, तो आप ये जरूर जाके देखना कि 1 से लेके टोटल 511 प्लस आईपीसी की जो सेक्शन है वो कौन कौन से सेक्शन है वो मैं इसमें आपको करवाता हूँ। ठीक है, ये भी आपको देख लेनी है। उसके बाद बात करेंगे अपने क्वेश्चन 17 की। क्वेश्चन 17 क्या कहता है, प्रथम बार भारत का रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि किस वर्ष भारत का रेल बजट सबसे पहले पेश किया गया था। तो भारत के लिए भारत का रेल बजट पेश किया गया था 1924 में। राइट आंसर 1924 होगा, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन 18 की। क्वेश्चन 18 क्या कहता है, किस युद्ध के बाद मुगलों का शासन भारत में स्थिर रूप से लागू हुआ था? क्वेश्चन की दोस्तों बस हल्की सी लाइन बदल दी है। ठीक है, इसमें दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कहा गया है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया है, खेड़ा का युद्ध कहा गया है, और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है। तो आपको सोच समझ के इस पर राइट आंसर लगाना होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों इसमें जो है मुगलों के बारे में पूछा है। ठीक है, जो बाबर अकबर थे उनके बारे में पूछा है, क्योंकि वो मुगल थे। ठीक है, तो मुगल जो है भारत में कब आए थे? वो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो है वो भारत में स्थिर रूप से जो है वो उन्होंने अपना शासन लागू कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसी युद्ध के बाद दोस्तों मुगलों ने जो है भारत पर शासन कर लिया था। ठीक है, उससे पहले दिल्ली सल्तनत थी, लेकिन बाद में जो है वो मुगलों में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, मुगल शासन के अंतर्गत हम लोग आ गए थे। सबसे पहला मुगल आक्रमणकारी जो था वो बाबर था। बाबर ने ही 21 अप्रैल 1526 को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध लड़ा था? ये लड़ा था दोस्तों इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर ने जो है ये युद्ध लड़ा था, जिसमें जीत बाबर की हुई थी और मुगलों का शासन भारत में लागू हो गया था। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन 19 की। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, मॉड्यूला ऑब्लंगेटा किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या इनमें से किसी नहीं? तो दोस्तों मेडुला ऑब्लंगेटा जो है वो हमारे पश्चिम मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन का जो है पार्ट होता है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लेना, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप कई एग्जाम में देखते होंगे कि ये मेडुला ऑब्लंगेटा वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये एसएससी जीडी में भी पूछा जाएगा, इसीलिए स्टार मार्क करवा रहा हूँ। अभी तक किसी भी क्वेश्चन पर स्टार मार्क नहीं करवाया। ठीक है, अब बात करेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 20वां क्वेश्चन है और ये कहता है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ये आपके कुछ ऑप्शन हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, आपको दोस्तों पहली ही वीडियो में पता लग गया होगा कि वीडियो में क्वेश्चन कैसे रहने वाले हैं, सीरीज कितनी अच्छी रहने वाली है। अच्छे क्वेश्चन थे और अच्छा एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी से संबंधित आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और
वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उनको भी ये पता लग सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।